हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल आर.वाई. यादव मैथ्स में। आज हम यूपीएसआई की ये हमारी पहली वीडियो है और हिंदी वर्णमाला की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला जो है टॉपिक है वो हिंदी वर्णमाला। आप जब भी चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जो है कि किसी भी चीज़ की तैयारी करें, जैसे आपको हिंदी जिसमें आता हो तो वर्णमाला से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो यूपीएसआई के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और हमने वर्णमाला की जो है जितना पूरा टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हो या इम्पोर्टेंट चीज़ हो उस सबको कवर किया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर, अब इस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे वो करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछता है, पहले एक मिनट, ठीक है चलते हैं। देखिए यूपीएसआई 2025, ठीक है, यूपीएसआई 2025 ये हिंदी की वीडियो है। इसी तरह हम हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग 3 चीज़ की वीडियो लाएंगे, ठीक ना। हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। जीएस आप लोग पढ़ते रहिए कहीं ना कहीं से, और करंट भी पढ़ते रहिए। करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल विधि कहीं ना कहीं से पढ़ते रहिए। यूपीएसआई की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अप्रैल के अंत में फॉर्म आने वाला है, ऑनलाइन होगा और 1 मंथ तक लगभग ऑनलाइन होगा। तो मान के रखिए कि अप्रैल में अगर आता है तो मई तक, लास्ट एंड मई तक ऑनलाइन चलेगा। उसके बाद 2 से 3 महीने समय मिलता है, तो आपके पास 5 से 6 महीने समय हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं। यूपीएसआई 2025 ये हिंदी वर्णमाला की हमारी पहली वीडियो है। पहला इसमें जैसे पूछता है कभी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, आपको दे देगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे। ऑप्शन में दे देगा वर्णमाला कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जो भी दे देगा ऑप्शन अपने तरफ से वो बनाएंगे। टिपिकल ही ऑप्शन बनाते हैं, बहुत सटीक ऑप्शन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई है। देखिए इसमें लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का, मौखिक मतलब जो बोली जाती है, और लिखित मतलब क्या, जो लिखी जाती है, सबसे छोटा। तो जो हम लिखते हैं कोई भी चीज़, जैसे आर लिखते हैं, रा लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो वर्ण में आता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो हम बोलते हैं उसको हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। याद रखिए, चारों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। चलिए इसी तरह आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीज़ आप लोग सीखते चलेंगे, ठीक है ना। अगर छोटी छोटी चीज़ सीखते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी विश्वास मानिए या मेरी बात मानिए, जो भी है बात मानेंगे तो आपको लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप तुरंत उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप तुरंत ही सॉल्व कर पाओगे। चलिए चलते हैं। देखिए पूछता है कि वर्णों के व्यवस्थित कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ये क्या है, हिंदी में ध्वनियों यानी वर्ण के प्रकार कितने हैं। हिंदी में वर्ण के प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ण के 2 प्रकार हैं, ठीक है ना। हिंदी में ध्वनियों के प्रकार यानी वर्ण के प्रकार, चाहे ध्वनियों का है चाहे आप वर्ण कहिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। तो कह सकते हैं हिंदी में ध्वनियों के प्रकार 2 हैं। कौन है, स्वर है और व्यंजन है, ठीक है। स्वर है और व्यंजन है। स्वर कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको दिया अ इ उ ऊ री ए ओ औ, इसमें देखेंगे तो ये 11 है। कितने हैं, 11 स्वर हैं, ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं, देखिए व्यंजन में देखते हैं। व्यंजन में
कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। अभी बताएंगे ये भी कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अगर कहीं पूछे आपको कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप लिखेंगे 39। कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। दूसरा अगर पूछेंगे, यहाँ पे देखिए पूछेगा कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप लिखेंगे 33 यानी 33। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। फिर आगे चलते हैं। अगर आप पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है, 25। का से लेकर माँ तक, जैसे क ख ग घ अंगा च छ ज झ इं टा ठा डा ढ अड़ ता था दा ध न पा फ बा भ मा। तो क से माँ तक ये जो 25 होते हैं ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क ख ग घ अंगा च छ ज झ इं टा ठा डा ढ ड़ ता था दा ध न पा फ बा भ मा। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है। अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व, ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन स स स ह, ये भी 4 होते हैं। स बड़ा सा है, एक खटी सा खटकोड़ वाला है, स है ह है, स स स ह, स स स ह, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे जो पूछा है कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 है तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या ये 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ये 25 4 29 होता है, और यहाँ ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 यानी 33। तो ये मिला के जो मूल व्यंजन है ये 33 हो गए, ठीक है, 33 हो गए। और यहाँ पे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, 33 4 37, और ये द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है तो 39 है। यही हमने आपको बताया था यहाँ पे कि कुल व्यंजनों की संख्या 39। अगर पूछे कुल व्यंजनों की संख्या तो 39 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, 25 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 29, और ये ऊष्म व्यंजन 4 33 मिला के मूल व्यंजन बने हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है तो 33 4 37, और द्विगुण व्यंजन ये जो है 2 है तो क्या हो गया 39। इसलिए कहा गया कुल व्यंजनों की संख्या 39 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक परिभाषा को आप जानते नहीं हैं, स्वर किसे कहते हैं? कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है, ये हम नहीं कह सकते पूछता है क्योंकि ये सबको पता है। जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनमें कोई अवरोध पैदा नहीं होता है, उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक ना। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 है, हमने ऊपर बताया, ठीक है ना। ऊपर हमने बताया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है। यहाँ आपको दिखा देते हैं स्वरों की संख्या क्या होती है। देखिए यहाँ पे है स्वरों की संख्या क्या है 11, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। आ से लेकर आ ई उ री ए ओ औ। अंग आह जो है उसको निकाल देते हैं क्योंकि वो अयोगवाह वर्ण है, ठीक है ना। अभी आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, वो अयोगवाह है। स्वर की संख्या है 11। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर पूछता है, ये पूछ लेता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हस स्वर, इसी को हम लघु स्वर, इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ये 3 नामों से जाना जाता है। यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही सब देखने वाली बात है। कभी तो पूछ लेगा हस स्वर कौन से हैं, नहीं उसके दिमाग में आया एग्जामिनर के तो पूछ लेगा मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछेगा लघु स्वर कौन से। इसीलिए कहते हैं कि हस स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर, ये सब पढ़ते चलिए, इसको आप ध्यान में रहेगा तो आप समझ पाएंगे। देखिए अगर पूछे मूल स्वर कितने हैं तो 4 है। कौन कौन से हैं? आ ई उ री, ठीक है ना, आ ई उ री। छोटा आ कह सकते हैं, छोटी ई कह सकते हैं, छोटा ऊ कह सकते हैं और री कह सकते हैं। ये क्या है? 4 है, और ये एक मात्रिक है। इसमें देखिए किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको एक मात्रिक कहेंगे, ठीक है। 1 मिनट हम बंद कर दें, फ्लाइट मोड लगा दें, ठीक है। इसीलिए हम एक मात्रिक कहेंगे इसको।
इसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। इसकी परिभाषा भी पढ़ सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। और यही हास्य स्वर का है चाहे मूल स्वर का है। मूल स्वर पूछे कितने होते हैं तो 4 होते हैं। आ ई उ री, ये 4 होते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमने पढ़ा है कि मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। तो एक तो हो गया हास्य स्वर और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होता है? आ ई उ री को छोड़कर, यानी 4 को छोड़कर बाकी जो 7 होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्वर 11 होते हैं, 4 हमने निकल गया कि मूल स्वर होते हैं, तो बचा 7 यही दीर्घ स्वर होता है। ठीक है ना, बचा 7 क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। देखिए, बड़ा आ कह सकते हैं, बड़ी ई कह सकते हैं, बड़ा ऊ कह सकते हैं, ए ऐ ओ औ, ये जो 7 है ये क्या है? दीर्घ स्वर है। और ये द्विमात्रिक छंद होती है, मतलब इसमें मात्रा का प्रयोग हुआ है। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा इनका परिभाषा। आगे चलिए, यहाँ पे पूछा है कि रचना, देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है, रचना पूछ दे या संरचना पूछ दे या बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 भेद होते हैं। वही चीज़ है, देखिए रचना बनावट संरचना निर्माण व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर जड़, मूल स्वर कह सकते हैं, जड़ स्वर इसे भी कह सकते हैं, नैसर्गिक स्वर कहते हैं, बीजाक्षर स्वर कहते हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है, मतलब इनका किसी और से मेल नहीं है, किसी और स्वर का ये सहयोग नहीं लिए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। वही है आ ई उ री। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आ ई उ री, ये 4 है। दूसरा क्या है? संधि स्वर। इसे हम कृत्रिम स्वर भी कहते हैं, बनावटी स्वर भी कहते हैं। ये 7 होते हैं। ठीक है ना, दीर्घ स्वर जो थे वो भी 7 थे, वही चीज़ें हैं। वे स्वर जो 2 स्वरों की संधि यानी मेल से बने होते हैं उन्हें हम संधि स्वर, संधि मतलब होता है जोड़, संधि स्वर मतलब, संधि मतलब होता है जोड़, और स्वर मतलब तो आपको पता है स्वर, तो संधि मतलब जो 2 लोगों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे छोटा और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना है, छोटी ई और छोटी मिलकर बड़ी ई बनी है, छोटा ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है, आ प्लस ई मिलकर ए बने हैं, और आ प्लस ए मिलकर आई बने हैं, और यहाँ देखें आ प्लस ओ मिलकर ओ बने हैं, और आ प्लस ओ मिलकर औ बने हैं। ठीक है ना, ठीक, आगे चलते हैं। हमने सभी चीज़ें कवर की हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जितने भी, चाहे लूसेंट पढ़ें आप, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की बुक उठा लें, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं सारी चीज़ें कवर की हैं। PDF हमने इसलिए बनाया है कि आप कहीं भी मोबाइल खोलिए, उसमें आप रख दीजिए, पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। कोई भी चीज़ जब आप बार बार देखेंगे किसी चीज़ को, तभी आपको याद होगा। ये सोचिए कि हम एक बार में, या हमें पता है एक बार में हम रट लेंगे, तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है। इसको आप किताब खोल कर, किताब जैसे, किताब हर जगह तो ले नहीं सकते, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं तो किताब तो ले नहीं सकते। मोबाइल रहेगा आपके पास, मोबाइल में वीडियो खोलिए, उसको रख दीजिए, उसको देखते रहिए। अगर आप देखेंगे आपकी चीज़ें जो है आपके सामने बार बार आती रहेंगी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कोशिश करिए कि बार बार चीज़ें आपके सामने आए। ठीक है, देखिए ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर या सजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। कभी पूछ देता है कि सजातीय संधि स्वर कौन से हैं। सजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने होते हैं, जो एक समान स्वर होते हैं उनकी संधि से बने। जैसे आ प्लस आ मिलकर बड़ा, ई प्लस ई मिलकर बड़ी, और छोटा ऊ प्लस मिलकर बड़ा ऊ बना होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार विजातीय संधि होते हैं। विजातीय संधि स्वर होता है, उसका उल्टा होता है। विजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं जो अलग अलग स्वर की संधियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ प्लस ई मिलकर ए बना होता है, आ प्लस ए मिलकर आई बना होता है, ए आई, ए आई।
और आ प्लस ऊ मिलकर ओ बना होता है और आ प्लस ओ मिलकर आउ बना होता है। ठीक है ना। तो सजातीय और विजातीय संधि इसको देख लीजिए थोड़ा। अब देखिए ये अयोगवाह काफ़ी बार पूछा गया है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है या अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अयोगवाह की संख्या 2 है। ठीक है ना। कौन कौन से? अंग और अह। अंग मतलब ये ऊपर बिंदी वाली, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। याद रखिए इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जो आहा होता है इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। ये जो ऊपर बिंदी होता है इसे हम अनुसार कहते हैं, जो ये बगल में बिंदी होता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। अनुसार और विसर्ग। अनुसार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी। ये पॉइंट लिखा हुआ है आदित्य पब्लिकेशन में, आप देखेंगे कि अनुसार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। इनका नाम ही अयोगवाह। अयोगवाह अंग और आह पढ़ा जाता है। अंग और आह। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? अंग और आह। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब आ रही हैं। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग देखते रहिए। एक बार वीडियो देख लीजिए 1-2 बार, आपको हमें लगता है वर्णमाला फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हिंदी का पेपर उठाइए, उसमें वर्णमाला का क्वेश्चन आते हैं, तुरंत आप करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो देखने से आपको फ़ायदा मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। ठीक है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अभी हमने बताया 33 कैसे है कि स्पर्श व्यंजन 25 है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। का से लेकर ये माँ तक 25 हैं और 4 जो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व है और 4 जो ऊष्म व्यंजन है स स स ह है। ठीक है। देखिए मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। पहला क्या है? क वर्ग। क्या है? क वर्ग। क वर्ग को हम कंठ कहते हैं। अगर आपको पूछे कहीं भी इसमें से कौन कंठ है तो क वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ। यानी जो क ख ग घ अंगा होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? कंठ। इसमें कितनी संख्या है? 5 है। पहली तो ये बात रखिए, कभी भी पूछता है क्वेश्चन में कि कंठ है या तालव्य है या मूर्धन्य है या दंत है या ओष्ठ है, ऐसे पूछता है। इसमें कभी पूछ दे कि कंठ कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए जो क ख ग घ अंगा एक कंठ है। अभी और आगे बताएंगे इसको और अच्छे से। ठीक है ना। तो च वर्ग को क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। च छ ज झ ञ। ट वर्ग को क्या करते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। ट ठ ड ढ अड़। ता वर्ग को क्या कहेंगे? ता वर्ग को दंत कहेंगे। त थ द ध न। पा वर्ग को क्या कहेंगे? ओष्ठ कहेंगे। प फ ब भ म। इसी को हम का से म तक, इसी को हम 25 जो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। यही 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। हमने यहाँ लिख भी रखा है, देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, यही है का से लेके माँ तक। ऊष्म व्यंजन स स स ह ये 4 होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कई बार। अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये भी 4 होते हैं। ठीक है। ये PDF हमने बहुत मेहनत से बनाई है, इसको देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त मतलब होता है जुड़ाव। जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसे हम कहते हैं छ त्राई ज्ञ स्र। ठीक है। छ त्राई ज्ञ स्र। ठीक है ना। ये 4 होते हैं। देखिए छ किससे मिलकर बना होता है? यहाँ पे हलंत लगा दीजिएगा, का प्लस सा से मिलकर बना होता है। कौन? छ। एक एक हम बताते चलेंगे। छ जो है का ये हलंत जरूर रहेगा। देखिए ऑप्शन में एक बार क्वेश्चन आया था, हमें याद है पूरी तरह से क्योंकि हम पेपर दिए थे। ठीक है ना। तो यहाँ में जो छ है यहाँ ऐसे भी दिया था ऑप्शन, क प्लस सा, और एक क में हलंत प्लस सा दिया था, तो ये वाला सही होगा, हलंत वाला, नहीं तो आपका एक गलत हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा दिया है त्र। त्र को कैसे? त हलंत लगाएंगे प्लस र, ये हो जाएगा त्र। ठीक है ना। तीसरा वाला यहाँ पे ज्ञ है,
तो ये क्या करेंगे, ज प्लस यहाँ, ये हलंत लगाएंगे, ज प्लस यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट बचा है स्र। स्र में क्या होता है, स प्लस र, इसमें भी हलंत लगेगा, स प्लस र, ठीक है। ठीक है, समझते चलिएगा चीज़ों को, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 2 है। उत्क्षिप्त कहिए चाहे द्विगुण व्यंजन कहिए, ठीक है ना। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। कौन होते हैं, ड और ढ होते हैं। ये 2 क्या है, द्विगुण व्यंजन है। ये 2 क्या है, द्विगुण व्यंजन है। आगे चलिए, फिर यहाँ देखिए व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कौन कौन से हैं, पहले तो याद रखिए 39 क्या है, कुल व्यंजनों की संख्या जो हमने यहाँ बता रखी है, प्लस 11, 39 और 10 49, एक 50 हो गया। अब बचा कितना, और एक बचा है अनुस्वार, एक बचा है अनुस्वार और बचा है विसर्ग, ठीक है ना। अनुस्वार और विसर्ग, ये कितना हो गया, 52। 39 प्लस 11 स्वर हो गए, प्लस ये अंग है और हा हो गए 39 और 10 49 एक 50 और 2 52, यही 52 वर्ड होते हैं। पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। मूल स्वरों की संख्या 11 है, हमने देखा यहाँ ऐड करके भी बताया है। अयोगवाह की वर्णों की संख्या 2 है, तो 11 2 13 हो गया, और व्यंजनों की संख्या 39 है, 39 और 13 52 हो गया, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ये भी पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, देवनागरी लिपि है। आगे चलते हैं, देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, अगर पूछे कि देखिए 13 हो गए। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या तो 13 हो गई। इसमें री, ये जो री है ना, इसमें जो है नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे हैं इसलिए। यहाँ पे लरी, ये री और री ये बढ़ जाता है, तो 11 2 13 हो गया। ये कहाँ बोला जाता है, देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। आगे चलते हैं, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। कभी अगर पूछ दे, देखिए शुद्ध शब्द आ जाए कि हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होंगी। अगर आप कह दें कि हिंदी में स्वरों की संख्या नॉर्मल पूछे तो 11 होंगी, लेकिन अगर पूछ दे हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 होगी, ठीक है। अब देखिए आगे समृद्ध। समृद्ध मतलब होता है जिसमें मुंह जो है कम खुलता है। कोई शब्द है, कोई वर्ण जैसे आप निकालते हैं, जैसे यहाँ जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, जो इसमें से वर्ड बोलते समय मुंह आपका बंद रहे, लगभग बंद रहता है, इनका कहने का मतलब लगभग बंद रहता है, ठीक है ना। मुख सबसे कम खुले या तो बंद रहता है, उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई बोलिए, ई अपने मन में बोल के करिए, जैसे आप क्वेश्चन में बता रहा हूँ तो आप बोल के करिए, ई ऊ री, इसमें देखिए मुंह खुल रहा है तो कम खुल रहा है, नहीं तो किसी किसी में बंद है, ठीक है ना। ये समृद्ध स्वर है। विपरीत में क्या होता है, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है अर्थात पूरा खुल जाता है, कोई शब्द बोलने, कोई वर्ड बोलने से, जैसे आ बोल रहे हैं तो मुंह पूरा खुल जा रहा है, ठीक है ना, पूरा खुल रहा है, इसलिए विपरीत स्वर में आएगा। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध मतलब होता है समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है, जैसे हमने समृद्ध बताया, मुंह कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, उससे इसमें कुछ ज़्यादा खुलता है। समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है, मुंह आधे से कम खुलता है, आधा नहीं खुलता है, आधे से कम खुलता है, जैसे ए ओ, ठीक है ना। बोल के देखिएगा, ये नहीं कि केवल देखते चले जाएं, आप प्रयास करिएगा, ए ओ बोलते हुए चलिएगा। चौथा क्या है, चौथा है अर्ध विपरीत स्वर। विपरीत की तुलना में, क्योंकि विपरीत में तो मुंह तो पूरा खुल जा रहा है, जैसे विपरीत है ना, मुंह पूरा खुला है, विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है अर्थात मुंह आधे से अधिक खुलता है, आधा से अधिक खुलता है, क्योंकि विपरीत में तो पूरा खुल जा रहा है, लेकिन इसमें आधे से अधिक खुलता है, लेकिन पूरा नहीं खुलता है, ठीक है ना। आ ए ओ खुला है, बोल के देखिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं,
री क्या है? अर्धवृत्ताकार स्वर है। री जो है अर्धवृत्ताकार, इसमें अर्ध थोड़ा गलत लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। री अर्धवृत्ताकार स्वर है। क्या है? अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार स्वर है, ठीक ना, अर्धवृत्ताकार स्वर है। आगे चलिए। उच्चारण, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। देखिए कंठ, हमने कहा ये जितना हमने लिया है सब स्वर है। जैसे देखिए छोटा आ भी लिया है, बड़ा आ भी लिया है, छोटी ई भी लिया है, बड़ी ई भी लिया है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ ऐ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ ले लीजिए आओ है, ठीक है। अंगा को छोड़ दीजिए क्योंकि वो अनुसार है, विसर्ग है, तो उन्हें अयोग वाह कहते हैं। देखिए कंठ कौन कौन से हैं? आ और आ, ये क्या है? कंठ है। यहाँ पे है, देखिए, समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, इसको हटा देते हैं, स्क्रीन छोटा ना। कंठ स्वर, कंठ स्वर में क्या है? आ, ठीक है। कंठ स्वर में क्या है? आ। तालब में क्या है? ई। मूर्धन्य क्या है? री। ओष्ठ क्या है? ऊ। और कंठ तालब, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला कंठ तालब और कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ओ और ओ, ठीक है ना, इसी में होता है कंठोष्ठ। एक अभी बताएंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या होता है? दंतोष्ठ में वा खाली होता है। एक पार्श्विक होता है। पार्श्विक क्या होता है? जो किसमें? पार्श्विक में ल खाली होता है, ठीक है ना। पार्श्विक में ल खाली होता है। एक लुंठित होता है, लुंठित में आर केवल होता है, ठीक है ना। लुंठित में आर होता है, पार्श्विक में ला होता है और दंतोष्ठ में वाह होता है। ये सब चीज़ें याद रखें, अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन हम यहाँ बता दिए कि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए, जब आगे पढ़ेंगे तो और पता चल जाएगा, ठीक है ना। कंठ में हो गया आ, तालब में ई, मूर्धन में री है, ओष्ठ में ऊ, कंठ तालब में ए है, कंठोष्ठ में ओ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अनुसार, अनुसार के बारे में हमने बताया था। अनुसार, जब बिंदी ऊपर लगती है तो इसे अनुसार कहते हैं, और जब बिंदी बगल में लगती है इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी वर्ड उच्चारण करते समय, जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुसार कहते हैं, इसे अनुसार कहते हैं। और जब हवा, अनुनासिक किसे कहते हैं? जब हवा नाक मुंह दोनों से निकलती है, कोई वर्ड बोले उसमें नाक और मुंह दोनों से निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सजातीय स्वर आ, ई, ऊ। विजातीय स्वर री, ए है, ओ। सजाती मतलब होता है जो एक समान हो, और क्या? विजाती मतलब जो, विजाती मतलब अलग अलग हो। यहाँ पे दिया है व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर 7 प्रकार से होता है, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर 7 प्रकार से होता है। पहला जो होता है, देखिए अब इसमें हमने सारी चीज़ें ली है। जैसे देखिए कंठ में हमने कंठ बताया था, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, लेकिन इसमें हा ऐड हो गया, ये भी क्या है? कंठ है। पूछ देता है कि हा क्या है, तो हा है कंठ है, ठीक है। क ख ग घ अंगा, ये तो कंठ ही है, लेकिन इसमें हा भी कंठ है। दूसरा ले लेते हैं तालब। तालब में हमने अभी बताया है कि च छ ज झ इया है, लेकिन तालब में य और सा। अगर पूछे बड़ा सा क्या है, तुरंत आप बताएंगे तालु, तालब्य है। या क्या है, तुरंत आप बताएंगे कि तालब्य है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है सा के बारे में, याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। या और सा, या क्या है? तालब्य है। सा क्या है? बड़ा सा की बात हो रही है, सा से सलजम वाले की। सा क्या है? तालब्य है। आगे चलते हैं, अभी देखिए और मिलेगा आपको। मूर्धन्य, मूर्धन में हमें बताया था ट ठ ड ढ अड़ा, यहाँ तक पता है, लेकिन मूर्धन में रा और खट्टी सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रा और खा से खटकोण वाला, खट्टी सा से षटकोण वाला आ जाएगा, ठीक है ना। रा से क्या है? रा क्या है? मूर्धन्य है। खट्टी सा क्या है? खटकोण वाला है, ठीक है ना। मूर्धन्य और खटकोण, ये भी क्या है? मूर्धन्य है। दंत है, दंत में त थ द ध न हमने बताया था, त थ द ध न तक बताया था। इसमें दंत में ला और सा आ जाएगा, ला आ जाएगा और छोटा सा आ जाएगा, ठीक है ना। ला और छोटा सा, एक इसमें आ जाएगा
दंत में आ जाएगा, ठीक है। ओष्ठ में हमने बताया था प फ ब भ म, प फ ब भ म, इसमें वही है। नासिक में हमने बताया था, नासिक में देखिए जो सबसे नासिक वाक्य कौन से होते हैं, पंचमा अक्षर। देखिए पूछता है ना कि पंचमा अक्षर, सभी पंचमा अक्षर नासिक वाक्य होते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, ये नासिक वाक्य। च छ ज झ इया नासिक वाक्य है। ट ठ ड ढ अड़ा नासिक वाक्य है, ठीक है ना। त थ द ध ना नासिक वाक्य, प फ ब भ म नासिक वाक्य। तो 5 नासिक वाक्य होते हैं, इसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। देखिए यहाँ हमने बताया था दंतोष्ठ के बारे में बताया था ना, दंतोष्ठ जिसे हम वा कहते हैं। अभी कहीं मिलेगा लुंठित, लुंठित जिसे हम आर कहते हैं। अभी कहीं मिलेगा पार्श्विक, पार्श्विक जिसे हम ला कहते हैं, ठीक है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सब बारे में। अब देखिए इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं अल्प प्राण के बारे में। अल्प प्राण मतलब होता है थोड़ा, प्राण मतलब होता, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु, जिसमें कम वायु निकलती हो। जिस वर्ड को लिखते, जिस वर्ड को मतलब पढ़ते समय कम वायु निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, 1 3 5 किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का, जो वर्ग होते हैं क ख ग घ ङ में, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या है, अल्प प्राण है। जैसे देखिए यहाँ पे का होता है पहला, क ख पूरा लिख देते हैं हम, ग घ और अंगा। मान लीजिए हम पहले वर्ग का लिखते हैं, इसमें 1 यानी मतलब क, 3 मतलब होता है ग और 5 मतलब होता है अंगा, ठीक है। 1 3 5 यानी क ग और अंगा, इसको क्या हमने 1 3 5 हमने नाम दे दिया है, ठीक है ना। याद करने के लिए, ट्रिक याद करने के लिए 1 3 5। प्रत्येक वर्ग में देखिए, प्रत्येक वर्ग में दिया है प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जैसे च में लिखते हैं च छ ज झ इया, 5 हो गया। तो पहला जो है और तीसरा यानी प्रथम, तृतीय और पंचम, ये क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। अब आप समझ गए हमें लगता है। और ये अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अंतस्थ व्यंजन सभी क्या है, अल्प प्राण है, इसमें भी कम समय लगता है। य र ल व, इसे भी बोलने में कम समय लगता है, तो ये भी अल्प प्राण है। कहीं कहीं पूछ लेता है कि अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है, अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें तो पहले वर्ग में 3 है, तो 5 वर्ग है, तो 5 तिहाई 15 इसमें हो गए, और 4 है 19, तो 19 व्यंजन हो गए। अनुस्वार हो गए, अनुसार मतलब ऊपर बिंदी, 19 1 20 हो गए। और स्वर कितना है, 11। सभी स्वर भी कम समय लगता है, ये कम वायु लगती है उन्हें बोलने के लिए, 11 यानी 31 हो गए। टोटल कितना हो गया, 31, यानी 19 व्यंजन, 1 अनुसार और 11 स्वर, यानी टोटल 31 हो गए, ठीक है। अब उसी का एक उल्टा है महाप्राण, मतलब उसी का दूसरा भाग है महाप्राण। महा मतलब होता है ज़्यादा, प्राण मतलब वायु, जिसमें बोलने में ज़्यादा वायु लगे उसे हम महाप्राण कहते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है, 2 और 4। जैसे हम ले लेते हैं का वाला लेते हैं, क ख ग घ अंगा। अब इसमें देखेंगे 2 4 क्या, 1 है, ये 2 है, खा वाला 2 है, 4 क्या है, घा, यानी ख और घा ये महाप्राण है, ठीक है ना, ये महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, हमने वही चीज़ बताई, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ ये महाप्राण है। और इसमें स स स ह जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसमें भी ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा वायु खर्च होती है, ज़्यादा समय लगता है, तो इसे भी ऊष्म व्यंजन भी इसमें आते हैं, ठीक है ना। ये हो गए। तो इसमें 2 याद रखें, प्रत्येक वर्ग में 2 है तो 5 वर्ग है, 5 दूना 10 और 4 14, एक विसर्ग वाला, विसर्ग भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना, तो 15। तो महाप्राण ध्वनियों की संख्या 15 है। चलिए देखिए आघोष और सघोष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आघोष और सघोष। देखिए आघोष में क्या है, आघोष में 1 2 मतलब वही चीज़ें हैं, क ख ग घ और अंगा, वही चीज़ें हैं, यानी 1 2 यानी क और ख, ये क्या है, आघोष है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम और द्वितीय यही है, ये क्या है, आघोष है, ठीक। इसके बाद दिया सा सा सा, हा नहीं है, हा देखिए यहाँ से निकल गया,
अल्पप्राण में क्या था, महाप्राण में उसमें व्यंजन भी थे, स स स ह, लेकिन ये पे हाँ नहीं है। तो इसमें क्या होंगे, प्रथम अक्षर के प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, यानी 2 हो गए, 5 वर्ग में 5 दूना 10 हो गए, 3 13 हो गए। अघोष ध्वनियों की संख्या 13 है, ठीक है। और सघोष, सघोष को ही हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। इसमें क्या होता है 3 4 5, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे वही चीज़ लेते हैं, क ख ग घ अंगा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा ले लेंगे। ये क्या है, घोष कहिए चाहे सघोष कहिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पंचम वर्ण। आगे चलते हैं, पता होगा आप लोग पढ़ लिए होंगे। वर्ड है, अब देखिए इसमें यारा लावा भी आते हैं। हा देखिए इसमें आ गया, इसमें घोष में। अगर पूछे हा कहाँ है तो हा आ जाता है घोष में, और अनुसार और विसर्ग दोनों क्या आ जाते हैं घोष में। अंग और आह यानी अनुसार और विसार घोष में आ जाते हैं, और सभी स्वर भी घोष में आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं, PDF पे बनाया ना तो दूसरे में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए यरलवा, यरलवा जो अंतस्थ व्यंजन है ये घोष हो गए। हा भी घोष हो गया, अंग और आह ये भी घोष है। और सभी स्वर जो है आ से लेकर आ ई उ री ए उ औ जो 11 स्वर हैं ये भी क्या है घोष है। सघोष ध्वनियों की संख्या कितनी, देखिए 20 तो व्यंजन हो गए। कैसे, सघोष में क्या होता है 3 4 5, तो पंक्ति है 15 वो हो गया, ठीक है ना। 15 हो गया, एक या हो गया 16, 17, एक 18, एक 19 और हा एक 20 हो गया। 20 और 2 22 हो गया, और सभी स्वर 22 10 32 एक 33 हो गया। टोटल 33 हो जाएगा सघोष की संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर 8 भाग होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछा है कि प्रयत्न के आधार पर कितने भाग होते हैं, तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, का से माँ तक हमने शॉर्टकट में लिख रखा है। स्पर्शी व्यंजन जो च छ ज झ होते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन है, याद रखिएगा च छ ज झ। अंतस्थ व्यंजन य र ल वा, ये भी 4 होते हैं। अर्धस्वर ये भी इम्पोर्टेंट है, अर्धस्वर पूछता है तो अर्धस्वर है या और वाह, ये क्या है अर्धस्वर है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ भी बता रखा है लुंठित स्वर, अर्धस्वर या वाह। लुंठित स्वर हमने बताया अभी पीछे, रा को कहते हैं। पार्श्विक स्वर ला को कहते हैं, पार्श्विक ला को कहते हैं। ऊस में कहिए चाहे ईसत कहिए चाहे स्पृष्ट कहिए, स स सा हा। ऊस में व्यंजन कहिए चाहे ईसत व्यंजन कहिए चाहे स्पृष्ट व्यंजन कहिए, तो सा 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 हा होता। सा सलजम खा से और खटी वाले से षटकोण, ठीक है ना, स स सा हा। उच्छिप्त व्यंजन होता, ताड़न जात भी कह सकते हैं। एक बार पूछा था ताड़न जात, बाकी ये तो नहीं पूछा था। दिगुड़ पूछा है कई बार, दिगुड़ व्यंजन के बारे में जानते रहिए। उच्छिप्त व्यंजन और दिगुड़ और ताड़न जात। विकसित तो नहीं पूछा, कई बार हो सकता है पूछ ले, लेकिन कई बार पूछा है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन से है, डाढ़ा। दिगुड़ व्यंजन कौन से है, वही डाढ़ा। ताड़न जात कौन है, डाढ़ा। विकसित व्यंजन भी कभी पूछ सकते तो डाढ़ा ही होंगे, ठीक है। प्रयत्न के 2 भेद कौन से हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। एक चीज़ और बची है, क ख ग ज फ। ये 5 जो है फारसी से आगत व्यंजन है। पूछा है क्वेश्चन, आप लोग पढ़िएगा कि फारसी से आए हुए व्यंजन या आगत व्यंजन पूछ लेता है। फारसी नहीं पूछता है तो पूछ लेता है आगत व्यंजन कौन से है, या आगत ध्वनियाँ कौन सी है, आगत व्यंजन कौन से है। याद रखिए फा के बारे में दिया है, प्रीवियस ईयर का कोई भी टॉपिक उठा के देखिएगा, अगर पूछ रहे आगत व्यंजन तो जा और फा के बारे में दिया है। लेकिन याद रखिए आगत जो होते हैं का होते हैं, खा होते हैं, गा होते हैं, जा होते हैं और फा होते हैं, ठीक ना। क ख ग ज फा ये क्या होते हैं, आगत होते हैं। यहाँ देखिए हमने सभी वर्णमाला के इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने कवर किया है। अगर आप इसको पढ़कर प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वाकई में जो है हमने सभी वर्णमाला के जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, जितनी भी चीज़ें थी, हमने सभी को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को UPSI की तैयारी करने के लिए बताइए, ठीक है।
ओके, धन्यवाद।